जंगल में गर्मियों का मौसम था। गर्मी इतनी ज्यादा थी कि घरों से निकलने वाले पक्षी बेहोश हो रहे थे। दिन के समय तो अब पक्षी अपने घरों से निकलना ही बंद कर चुके थे। अब जिसे भोजन ढूंढना होता वह सूरज के ढलने के बाद ही घर से निकलता, ताकि गर्मी के मौसम में वह सुरक्षित रह सके। ऐसे मौसम में कालू कौवा जंगल में आइसक्रीम बेचा करता था। पक्षियों को उसकी आइसक्रीम बहुत पसंद थी। हर पक्षी ही उसके पास आइसक्रीम खाने के लिए आया करता था। कालू, क्यों ना तुम आइसक्रीम बेचते रहो और साथ साथ मैं जंगल में तरबूज बेचना शुरू कर दूं, और आम भी, क्योंकि किसान ने इस बार फसल लगाई है। ये सुनते ही कालू हंसने लगता है। क्यों नहीं गोरी, ऐसा करो कि तुम भी मेरे साथ तरबूज और आम बेचो, मैं आइसक्रीम बेचूंगा, ऐसे हमारा मुनाफा ज्यादा होगा। वैसे भी किसान की फसल तो अब हमारे ही काम आएगी। हम अब नया ठेला लगाएंगे, हम अब अमीर होते जाएंगे। मेहनत करे किसान और फल मिले कालू और गोरी को। मेहनत करे किसान, खुश रहे कालू और गोरी। अगले दिन कालू कौवा और गोरी कभी किसान के खेत से तरबूज चोरी करने के लिए जाते हैं। वहाँ आम का पेड़ भी था। गोरी और कालू दोनों मिलकर आम और तरबूज चोरी कर लेते हैं और वे अपने जंगल में आकर बेचने लगते हैं। बेटा कुकू, कालू और गोरी आने ही वाले हैं। आज हम उनसे आइसक्रीम खरीदेंगे। मेरे पास तो आज पैसे भी हैं। लल्ला लल्ला, मैं 2 आइसक्रीम खाऊंगा। हाँ मेरी जान, मैं आपको 2 आइसक्रीम्स लेकर दूंगी। कुकू तो खिड़की के पास बैठ जाता है और कालू और गोरी का इंतजार करने लगता है। इतने में गोरी की आवाज आती है। पक्षियों, स्वादिष्ट स्वादिष्ट आम, तरबूज और आइसक्रीम खाएं, जल्दी आएं, जल्दी पाएं, इससे पहले कि ये खत्म हो जाए। गर्मी के मौसम के आप सब पक्षी मजे उड़ाएं। आपके जंगल में बेचे जा रहे हैं आम, तरबूज और आइसक्रीम, जल्दी आएं, जल्दी से ले जाएं। सारे ही पक्षी गोरी और कालू की ओर भागते हैं। सब जल्दी जल्दी उनसे आम और तरबूज खरीद लेते हैं। गोरी और कालू बहुत खुश हो जाते हैं क्योंकि उनका बहुत मुनाफा होता है। ऐसे कुछ दिन बीत जाते हैं और कुछ दिन के बाद एक दिन किसान काले कौवे को चोरी करता देख लेता है। उसे बहुत गुस्सा आता है और वे अपने पालतू तोते को बुलाकर कहता है, ये कौवे मेरी फसल खराब कर रहे हैं, और इन्होंने मेरा आम का पेड़ भी खाली कर दिया है। तोते, तुम जाओ और बड़े बादल से शिकायत करो। वो मेरा दोस्त है, वो इन काले कौवों को जरूर कोई ना कोई सजा देगा और इन्हें सबक सिखाएगा और ये दोबारा ऐसा कुछ नहीं करेंगे। अरे जी जी जी, मैं जाऊंगा और इस बदमाश कौवे और इसकी पत्नी की शिकायत करूंगा। आप देखना, इन्हें अकल आ जाएगी और बादल इनको ऐसी सजा देंगे, ऐसी सजा देंगे कि ये दोबारा भी किसी को तंग करने का सोचेंगे भी नहीं। फिर ऐसे तोता बादल के पास जाता है। वो बड़े बादल से कौवों की शिकायत करता है। अरे बड़े बादल जी, आपको नहीं पता कि किसान जी कितना परेशान हैं। काले कौवों ने तो किसान की नाक में दम कर रखा है। अरे उन्होंने किसान जी के पेड़ से सारे आम तोड़ लिए और वो तरबूज भी चुरा रहे हैं। कुछ नहीं छोड़ा उन्होंने। किसान जी ने कहा है कि उन्हें सजा दे ताकि वो दोबारा ऐसा कुछ न करे। हाँ, तुमने ठीक कहा। सजा दूंगा, मैं इन काले कौवों को सजा दूंगा और ये दोबारा ऐसा कुछ ना करेंगे। इन्होंने बहुत गलत किया है। चोरी करना बहुत बुरी बात है। जी जी, चोरी करना बुरी बात है। अरे आप सब मिलकर जाए ना और कौवों को सबक सिखाएं। ऐसे अब सारे बादल ही इकट्ठा हो जाते हैं और सारे बादल गुस्से में कालू और गोरी के घर की ओर निकल पड़ते हैं। तोता भी उनके साथ साथ ही था। कालू और गोरी तो इस समय अपने घर में न थे। वह घर पर अपने सारे पैसे और वो सब छोड़कर ही गए हुए थे जो उन्होंने चोरी के आम, तरबूज बेचकर बनाया था। बड़ा बादल बिजली गिराता है और कालू और गोरी का घर उसी वक्त जलकर खाक हो जाता है। जब कालू और गोरी घर आते हैं तो अपने घर को जला देखकर तो रोने शुरू कर देते हैं। हाय
हाय मेरा घर, ये क्या हो गया? किसने किया ये? मैं छोड़ूंगी नहीं उसे। कालू, हमने जितना मुनाफा कमाया था वो सब तो इस घर में था। अब तो ये घर ही चल गया, हमारी सारी मेहनत खाक में मिल गई। बादल तो अपना काम करके जा चुके थे, परंतु तोता अभी भी वहीं था। वो कौवे से कहता है, अरे तुम लोगों को जरा शर्म नहीं आती? मेहनत की बात ही ना करो तुम। अरे तुम बुरे पक्षियों ने बेचारे किसान की फसल खराब की है, उसका पेड़ खाली कर दिया तुमने। बेचारा कितना गरीब है वो। जो तुम लोगों के साथ हुआ है ना, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। तुम लोगों के साथ ऐसा ही होना चाहिए। बहुत बुरे हो, बहुत बुरे। गोरी गुस्से में आकर कहती है, इसका मतलब ये सब किसान ने किया है ना हमारे साथ? उसने हमारा घर जला दिया। इस घर में पैसे थे हमारे, हमने मेहनत से पक्षियों को आम और तरबूज और आइसक्रीम बेची थी। अरे नहीं थी तुम्हारी मेहनत, तुमने तो सिर्फ बेचा था। और किसान ने तो पूरा साल अपनी फसल की हिफाजत की, और उसके आम के पेड़ को तो छोड़ देते तुम लोग। कालू और गोरी रो रहे थे। तोता उन्हें बहुत बातें सुनाता है। कालू और गोरी को अपने किए पर बहुत पछतावा हो रहा था और वो तोते के साथ किसान के पास जाते हैं और कालू रोते हुए कहता है, किसान जी, हमें माफ कर दे। हमें अपने किए की सजा मिल गई है। हमने बहुत गलत किया आपके साथ। हमें ऐसा नहीं करना चाहिए था। हो सके तो मुझे और मेरी पत्नी गोरी को माफ कर दीजिएगा। आज के बाद हम कभी भी चोरी नहीं करेंगे। चोरी करना बहुत बुरी बात है, मुझे समझ आ गई है। कौवों, तुमने बहुत गलत किया है, परंतु तुम्हें अपने किए पर पछतावा है, इसलिए मैं तुम लोगों को माफ कर रहा हूँ। परंतु आगे से कभी भी चोरी ना करना। ऐसे अब कालू और गोरी सुधर जाते हैं और वो दोबारा कभी भी चोरी नहीं करते। पुराने जमाने की बात है। 3 दोस्त रानो चिड़िया, मिठू तोता और कालू कौवा जा रहे थे कि रास्ते में रानो चिड़िया की नजर जमीन पर गिरी एक फाफ्ता पर पड़ती है। फिर रानो चिड़िया नीचे आती है। आप तो बहुत बीमार लग रही हो, शायद आप गर्मी के कारण बेहोश हो गई हो। मैं आपके लिए जल्दी से पानी लेकर आती हूँ। तब तक कालू भाई और मिठू भाई, आप इनका ध्यान रखना। फिर रानो चिड़िया पास में ही नदी पर जाती है और एक मिट्टी के बर्तन में पानी भर के उस बूढ़ी फाफ्ता को पिलाने लगती है। बूढ़ी फाफ्ता पानी पीने के बाद रानो का धन्यवाद करते हुए कहती है, अरे बेटा, आप बहुत अच्छी हो। आप चाहती तो मुझे नजरअंदाज करके चली जाती, परंतु आपने मेरी मदद की। आप जैसे पक्षी जमाने में बहुत कम हैं। अगर सब पक्षी आपकी तरह ही रहें तो हमारे जंगल में हर तरफ सुख और शांति हो। हमें एक दूसरे की हमेशा मदद करनी चाहिए। क्या पता कभी हम मुसीबत में हो और दूसरा भी हमारे काम आ सके। फाफ्ता माँ जी, अगर आप अपना घर का पता बता देती तो हम सब दोस्त आपको आपके घर तक पहुँचा देते। रोनो, तूने पहले ही हमारा बहुत समय जाया किया है। अब ये फाफ्ता चली जाएगी अपने घर। प्लीज अब तू चलना हमारे साथ, हमें भोजन ढूंढने जाना है। अरे हाँ, कालू बिल्कुल ठीक कह रहा है। रानो, मदद तो करते ही रहेंगे। अभी भोजन की खोज कर लेते हैं, भूखा थोड़ी सोना है हमने। आप दोनों चले जाएं। मैं बूढ़ी फाफ्ता को उनके घर छोड़कर अपने लिए भोजन की खोज करने को निकल जाऊंगी। तोता और काला कौवा वहाँ से चले जाते हैं। रानो चिड़िया बूढ़ी माँ जी को उनके घर छोड़कर आती है। बेटी, तू बहुत अच्छी है। मैं तेरी मदद करना चाहती हूँ। मैं तुझे एक जादुई मटका देना चाहती हूँ। तू वो जादुई मटके को चूल्हे पर रखकर जिस चीज का नाम लेगी वह चीज तेरे सामने होगी बेटी। मगर याद रखना, जिसने भी लालच की उसने कुछ न पाया और जो था वह गवा लिया। फिर रानो चिड़िया खुशी खुशी जादुई मटके को लिए अपने घर आ जाती है और घर आने के बाद वह अपने दोनों दोस्तों को सारी बात बताती है। कालू तो हंसने लगता है।
हो, पागल बनाया तुझे। तुझे पागल बना दिया उस भैया ने। तुझे ये पुराना सा मटका देकर बेवकूफ बना दिया। अरे रानो, तुम सच में बहुत 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 भोली हो। अपने दोस्तों की ये बातें सुनकर तो रानो को लगने लगा जैसे शायद बूढ़ी फाख्ता ने उसे पागल ही बनाया है, और फिर रानो चिड़िया उस मटके को रख देती है। ऐसे कुछ दिन बाद रानो चिड़िया की नजर उस मटके की तरफ पड़ती है, तो रानो उस मटके को चूल्हे पर चढ़ाती है और सोचती है कि काश इस मटके में कढ़ी बन जाए। देखते ही देखते उस मटके में कढ़ी बन जाती है, जिसे देखकर तो रानो को विश्वास ही नहीं आ रहा था। हाय रे बाबा, ये कैसे हो गया? कैसा चमत्कार है ये? मेरे दोस्तों, इधर आओ। देखो देखो, मैं कहती थी ना कि फाख्ता माँ जी ने मुझसे झूठ नहीं कहा होगा। देखो, मैंने इस मटकी को चूल्हे पर चढ़ाकर कढ़ी का सोचा तो इसमें कढ़ी बन गई। कालू और मिट्ठू दोनों ही दंग रह गए थे। उन्हें तो अभी तक अपनी सहेली की बात का विश्वास ही नहीं हो रहा था। उन्हें अभी भी लग रहा था जैसे रानो कोई मजाक कर रही हो। परंतु मिट्ठू तोता बहुत खुश होता है। कालू को तो अब मन ही मन में जलन हो रही थी और वो अपने मन में ऐसा सोच रहा था, अरे मुझे पता होता तो मैं कर देता मदद उस फाख्ता की, परंतु मेरा तो भाग ही फूटा। इस रानो ने कर दी उसकी मदद। खैर, मुझे कौन सा फर्क पड़ता है, मैं तो चुरा ही लूंगा ये मटका। फिर मिट्ठू रानो के साथ वो कढ़ी खाता है। मिट्ठू भी बहुत खुश था। अरे रानो, तुमने बहुत अच्छा किया जो इस मटके में ये स्वादिष्ट सी कढ़ी ही मांगी। सच में मुझे कढ़ी बहुत पसंद है, और ये कढ़ी तो इतनी स्वादिष्ट है कि जिसकी कोई दूसरी मिसाल नहीं। मैंने आज से पहले इतनी स्वादिष्ट कढ़ी कभी नहीं खाई। सच में ये कढ़ी बहुत अच्छी है, और वो फाख्ता भी अच्छी थी। अरे मुझे माफ करना रानो, मैंने तुम्हें उस समय मना किया कि तुम फाख्ता की मदद न करो, लेकिन अगर तुम मदद न करती तो आज हमारे पास ये जादुई मटका नहीं होता। अरे मिठू भाई, हमें कभी किसी की मदद इस सोच से नहीं करनी चाहिए कि वो हमारे काम आएगा। कोई हमारे काम आए ना आए, हमें दूसरे की मदद करनी चाहिए। लेकिन ये हकीकत है कि अगर आप किसी की मदद करो तो वो भी आपके काम जिंदगी में कभी न कभी जरूर आता है। मुझे विश्वास था कि फाख्ता माँ जी झूठ नहीं कह रही, लेकिन जब मैंने आप दोनों की बातें सुनी तो मुझे भी लगा कि फाख्ता माँ जी ने मुझे धोखा दिया और मुझसे झूठ कहा। परंतु मैं गलत थी। फाख्ता माँ जी ने मुझसे झूठ नहीं कहा था। सच में ये मटका जादुई है। मिट्ठू भाई, अभी आपको कुछ और खाना हो तो बताइएगा, मैं जरूर इस मटके से मांग कर आपको दूंगी। अरे मुझे अभी बिरयानी खाने का मन हो रहा है, बस थोड़ी सी। क्या ये मटका मुझे देगा? जी जी, क्यों नहीं, आप मेरे दोस्त हैं। मैं जरूर आपको इस मटके से बिरयानी मांग कर दूंगी। रानो उस मटके से बिरयानी मांगती है। वो मटका रानो को बिरयानी भी दे देता है। वो दोनों बिरयानी खाते हैं, परंतु कालू तो बिरयानी नहीं खाता, क्योंकि उसने तो कुछ और ही सोचा हुआ था। उसके प्लान तो बिल्कुल मुख्तलिफ थे, और कोई भी नहीं जानता था कि कालू आज रात ही मटके को चुरा लेगा। ऐसे रात के समय में कालू कौवा मटके को उठा लेता है और वे सोचता है कि वह ये मटका लेकर किसी और जंगल में रहने लगेगा। परंतु जैसे ही कालू कौवा मटके को हाथ लगाता है, वैसे ही कालू को जोरदार करंट लगता है और कालू चिल्लाता है, ओ बचाओ, लग गई, हाय, इतनी जोर से लग गई। कालू के चिल्लाने की आवाज सुनकर तो तोता और रानो चिड़िया भी उठ जाते हैं। कालू रो रहा था। मुझसे गलती हो गई रानो, मुझे माफ कर दो। सच में मैं दोबारा चोरी नहीं करूँगा, और हाँ, अब तो मैं तुम्हारे इस जादुई मटके से मिली कोई चीज भी नहीं खाऊंगा।
बहुत जोर से करंट लगा है मुझे। मैं समझ गया कि ये मटका तुम जैसे ईमानदार पक्षियों के लिए है, ना कि मुझ जैसे लालची पक्षियों के लिए। मैं आइंदा कभी भी लालच नहीं करूँगा। मुझे अपने किए की सजा मिल गई है, प्लीज मुझे माफ कर देना। अरे नहीं करेंगी रानो तुम्हें माफ। तुम्हें जरा शर्म ना आई? रानो तुम्हें वो देती तो है जो तुम कहते हो, फिर तुम क्यों मटके को चुरा रहे थे? अरे तोते भाई शांत हो जाएं। कालू को अपने किए की सजा मिल चुकी है और कालू दोबारा कभी ऐसा नहीं करेगा। फिर रानो उसे माफ कर देती है और ऐसे वो सब खुशी खुशी रहने लगते हैं। रानो का एप्पल। कल रात रानो चिड़िया का पति एक एप्पल लाया था। रानो चिड़िया वो एप्पल कुकू को खिला देती है और उसके बीज को घर के बाहर जाकर मिट्टी में लगा देती है। अब रानो चिड़िया रोज रोज उस बीज को पानी देती। कुछ ही दिनों में बीज से नन्हा पौधा निकल आता है, जिसे देखकर रानो चिड़िया बहुत खुश हो जाती है। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छा हो गया। अब मैं इस पेड़ का पहले से ज्यादा ख्याल रखूंगी। अभी तो ये नन्हा सा पौधा है, परंतु कुछ समय में ये बहुत बड़ा विशाल पेड़ बन जाएगा। अब अगले दिन से रानो चिड़िया अपने बेटे को भी अपने साथ उस पेड़ के पास ले आती और दोनों उस नन्हे पेड़ को पानी देते। इसी तरह कई साल गुजर जाते हैं। कुकू का पापा अब इस दुनिया में नहीं रहा था और कुकू की मम्मा अब बहुत बूढ़ी हो चुकी थी। वो एप्पल का नन्हा पौधा विशाल पेड़ में बदल चुका था। कुकू रोज उस पेड़ को पानी दिया करता था। अब तो उस पेड़ पर एप्पल भी लगने ही वाले थे। एक दिन कुकू अपने घर आता है तो उसकी माँ की तबीयत बहुत खराब थी। मम्मा क्या हुआ? आप ठीक नहीं लग रही। जी बेटा, मेरी तबीयत कुछ खराब है। पता नहीं क्यों मुझे सांस लेने में दिक्कत हो रही है और मुझसे ज्यादा उड़ा भी नहीं जा रहा। नन्नो फिर चलो ना, डॉक्टर के पास चलते हैं। फिर ऐसे दोनों माँ बेटा डॉक्टर के पास जाते हैं। डॉक्टर चील उन्हें देखकर कहती है, कुछ लाए हो या मुफ्त में इलाज करूं आप लोगों का? मेरे पास अभी तो पैसे नहीं है, जब हुए ना तो मैं दे दूंगा डॉक्टर जी। ठीक है, फिर मैं इलाज ही तभी करूंगी जब तुम पैसे दोगे। डॉक्टर जी, मेरी तबीयत बहुत खराब है, मुझे सांस लेने में दिक्कत हो रही है। आप कृपया करके मुझे कोई दवा दे दो जिससे मैं ठीक हो जाऊं। जैसे ही मैं ठीक हुई मैं किसी से पैसे देकर आपको दे दूंगी। जाओ चलो जाओ, अभी जब पैसे हो तो आना, मुफ्त में इलाज नहीं होता। फिर दोनों माँ बेटा दुखी होकर वहाँ से चले जाते हैं। कुकू अपनी मम्मा को अपने घर छोड़ता है और फिर कुकू कबूतर अंकल के घर की ओर निकल पड़ता है। तुम्हारी माँ ने जो एप्पल का पेड़ लगाया था बेटा, अब वो बड़ा हो गया है और उस पे फल भी लगे हुए हैं। तुम उस पेड़ से फल क्यों नहीं तोड़ते और बेचकर पैसा कमाते? मेरे पास तो कोई पैसा नहीं, अगर होता तो मैं तुम्हें जरूर दे देता। जी अंकल, आपने बहुत अच्छा किया जो मुझे बताया। मैं तो भूल ही गया था और मैं तो आज अपने एप्पल के पेड़ को पानी देने भी नहीं गया। मैं ऐसा ही करता हूँ। और फिर ऐसे कुकू उस पेड़ के पास जाता है। क्या मैं आपके सारे एप्पल तोड़ सकता हूँ? माँ बीमार है, मैं आपके एप्पल तोड़कर बेच दूंगा और जो पैसे मिलेंगे उनसे मैं अपनी माँ का इलाज करवाऊंगा। बच्चे, तुम तोड़ लो मेरे एप्पल, मगर गोरी नाम की एक कवि मुझे कल कह कर गई थी कि वो आज मेरे एप्पल तोड़ेगी और अगर मैंने उसे अपने एप्पल ना तोड़ने दिए तो वो मुझे काट देगी। वो कवि बहुत दुष्ट है, परंतु फिर भी तुम उससे कहना, हो सकता है वो तुम्हारी बात मान ले। अगर वो तुम्हारी बात मान गई तो तुम मेरे फल तोड़ लेना, लेकिन अगर वो तुम्हारी ना माने तो मेरे फल ना तोड़ना, क्योंकि वरना वो मुझे काट देगी। वो बहुत गुस्सैल है। ये सुनकर कोको तो परेशान हो जाता है, क्योंकि कोको ये बात अच्छे से जानता था कि वो कवि कितनी दुष्ट है और वो कवि कभी भी कोको की बात नहीं मानेगी।
चाचा पे, आप तो जानते हो कि मुझे फिलहाल एप्पल की कितनी जरूरत है। मैं एप्पल बेचूंगा तभी तो माँ का इलाज कराऊंगा ना। और वो कवि दुष्ट है, वो नहीं मानेगी मेरी बात। इतने में कुल्हाड़ा लिए वहाँ पर गोरी कवि भी आ जाती है। क्या कर रहे हो यहाँ लिटिल चिड़िया के लिटिल बच्चे, जाओ यहाँ से। फिलहाल मैं इस एप्पल के पेड़ के एप्पल तोड़ूंगी और शहर में ले जाकर बेचूंगी। मैं इसे अपने एप्पल देना चाहता हूँ, ना कि तुम्हें। तुम इस चिड़िया के बच्चे को दे दो ये एप्पल। ये गरीब है बेचारा, इसकी माँ बीमार है और मेरा ध्यान भी तो इसकी माँ ही रखती थी। जब से उसने मुझे यहाँ लगाया तब से वो हर रोज मुझे पानी देती थी, मेरा ख्याल रखती थी। प्लीज तुम ऐसा ना करो कभी। तुमने लगता है देखा नहीं मेरे पंख में क्या है। कुल्हाड़ा लाई हूँ मैं, क्योंकि मुझे पता था कि तुम मुझे इतनी आसानी से एप्पल नहीं तोड़ने दोगे। गोरी जबरदस्ती सारे एप्पल तोड़ लेती है और अपनी टोकरी में भर लेती है। कुकू बेचारा ये सब देखकर जोर जोर से रोने लगता है। मुझे पैसे चाहिए अपनी माँ के इलाज के लिए। गोरी आंटी प्लीज मुझे ये एप्पल दे दे। मैं ये एप्पल बेच के अपनी माँ का इलाज करवा लूंगा। मेरी माँ की तबीयत बहुत खराब है, उनसे तो ज्यादा और नहीं हो रहा। कुकू को रोता देख पेड़ बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाता है और वो गोरी कवि के सर में अपनी बड़ी शाख मारता है। गोरी तो फौरन से डर जाती है, उसे तो चोट भी आ गई थी। एप्पल का पेड़ गोरी को अपनी बड़ी शाख से लपेट लेता है और कुकू को वो सारे एप्पल्स दे देता है। कुकू बहुत खुश होता है और पेड़ का धन्यवाद करता है। थैंक यू, आपने मेरी बहुत मदद की। ये कभी दुष्ट है। पेड़ जी, मैं आपको रोज इसी तरह से पानी देता रहूंगा जैसे मैं पहले दिया करता था। आप बहुत अच्छी हो, अगर आप ना होते तो क्या होता। थैंक यू। ऐसा कहते हुए कोको वो सारे एप्पल अपने साथ ले जाता है। गोरी तो चिल्लाती रह जाती है। कोको वो एप्पल बेचकर अपनी माँ को डॉक्टर के पास ले जाता है और उसे पैसे देता है और अपनी माँ का इलाज करवाता है। डॉक्टर रानो चिड़िया को दवा देती है और रानो कुछ देर में ही स्वस्थ हो जाती है। दूसरी ओर गोरी तो अब पेड़ से माफिया मांग रही थी, मगर पेड़ था कि उसे छोड़ नहीं रहा था। गोरी और कालू बहुत दुष्ट पक्षी थे। दोनों ही इतने लालची थे कि अपने लिए अच्छा भोजन भी नहीं लाते थे। एक दिन कालू कौवा अपनी पत्नी से कहता है, गोरी आज क्या खाओगी, बताओ क्या लाऊं सब्जी में। कालू जी, सब्जी क्या लानी है? मैं ऐसा करती हूँ कि फ्रिज में 4 दिन पुरानी जो गोभी रखी है ना, उसे ही बना लेती हूँ। मैं, आप और जग्गू वही खा लेंगे, इससे कुछ पैसे तो बच जाएंगे। मैं नहीं खाऊंगा, नहीं मैं नहीं खाऊंगा। अच्छा भोजन बनाए प्लीज, मैं कुछ और खाऊंगा। मेरे लिए कुछ और मंगवा दे पापा से। ऐसा चांटा लगाऊंगी ना कि तुम्हारा दिमाग ठिकाने पर आ जाएगा। तुम्हारे माता पिता तो खा रहे हैं वही गोभी, तुम क्यों नहीं खा सकते? मैं और आपके पापा 1 लाख जमा कर रहे हैं, फिर हम इस जंगल में सबसे अमीर पक्षी बन जाएंगे। और फिर गोरी कवि गोभी का सालन बना लेती है और अपने बेटे को देती है। जग्गू कौवा मजबूरन गोभी का सालन ही खा लेता है। आधी रात को जग्गू कौवे की तबीयत बहुत ज्यादा ही खराब हो जाती है। गोरी कवि और उसका पति कालू दोनों ही बहुत परेशान हो जाते हैं। जग्गू बेटा, आपके पेट में इतना दर्द क्यों हो रहा है? जरूर बाहर की कोई चीज खाई होगी आपने हमसे छुपकर। आपने मुझे गोभी खिलाई थी, इसीलिए अब भी मेरे पेट में इतना दर्द हो रहा है। अब बहुत कंजूस है मम्मा पापा, मैं मर रहा हूँ। गोरी, डॉक्टर जी तो बहुत पैसे लेंगे। ऐसा करते हैं कि जग्गू को हम उल्लू बाबा के पास ले जाते हैं। जल्दी करो जल्दी, मेरा बेटा रो रहा है। मैं अपने बेटे को ऐसे तड़पता तो नहीं देख सकती।
और फिर वे दोनों पति पत्नी अपने बेटे को डॉक्टर के पास ले जाने के बजाय उल्लू बाबा के पास ले आते हैं। कहो, तुमने अच्छा किया जो मेरे पास आ गए। इस पे किसी ने जादू किया है। ये तो मर जाएगा अगर मैंने फौरन से इसके मसले का हल ना निकाला। गोरी कव्वी जोर जोर से रोना शुरू कर देती है। किसने करवाए मेरी जान, मेरे छोटे बच्चे पर तावीज। कौन मेरे बच्चे को मारना चाहता है? ये तो मैं नहीं जानता और न मैं बता सकता हूँ आपको, परंतु जल्दी से जल्दी पैसों का इंतजाम करना होगा, वरना ये बच्चा मर जाएगा। अगर आप पैसे दे दोगे तो मैं इसका जादू खत्म कर दूंगा। कितने पैसे ले गए आप उल्लू बाबा जी? मुझे तो लगा आप फ्री में इलाज कर दोगे। मैं तो बहुत गरीब हूँ, मेरे पास ज्यादा पैसे तो नहीं है। कालू की बात सुनकर उल्लू फौरन से कव्वे को घूरते हुए कहता है, अगर तुम गरीब हो और पैसे नहीं दे सकते तो ले जाओ अपने बच्चे को, भले मर जाइए, मुझे क्या। अगर अपने बेटे को जिंदा देखना चाहते हो काले कव्वे तो मुझे 50,000 देना होगा। इतने पैसे? उल्लू तो लूट रहा है गोरी। चल डॉक्टर के पास ही चलते हैं। डॉक्टर 1,000 रुपए की दवाई दे देगा और 500 उसकी फीस हो जाएगी। लालची कव्वे, तेरा बेटा मर जाएगा, डॉक्टर के पास ना लेके जाना। ये डॉक्टर वाला मसला नहीं है, इस पर किसी ने तावीज कराए हैं। कालू चुप कर जाओ, अपने घर जाओ और 50,000 लेकर आओ। तुमने सारी जिंदगी ही कंजूसी की है और मुझे भी कंजूस बना दिया है। अब तुम्हारी कंजूसी के चलते मैं अपने बच्चे को मरता नहीं देख सकती। मेरे अमीर बनने का सपना ही रहेगा। और फिर कालू कौवा अपने घर जाता है और अपने घर से 50,000 लेकर उल्लू बाबा के पास आकर उन्हें दे देता है। 50,000 लेते ही उल्लू बाबा फौरन से कहते हैं, आप लोग जाओ अपने बेटे को कल सुबह तक बिल्कुल ठीक देखोगे। और फिर क्या था, फिर कौवा उल्लू को गुस्से से देखता है और गुस्से में कहता है, ठीक तो हो जाएगा ना ये सुबह तक? कहाँ ना हो जाएगा, जाओ तुम पति पत्नी इस बच्चे को लेकर जाओ। फिर कौवा खामोश हो जाता है और गोरी कालू अपने बेटे को साथ लेकर अपने घर लौट आते हैं। जग्गू दर्द से रो रहा था। आप मुझे तो डॉक्टर को भी नहीं दिखा सकते, कैसे माता पिता हो? मुझे दर्द हो रहा है, माँ मैं मर रहा हूँ। बेटा ठीक हो जाओगे आप कल तक, आप फिक्र ना करो, ऊपर वाला सब बेहतर करेगा। उल्लू बाबा ने कहा है ना कि कल सुबह तक आप ठीक हो जाओगे, फिक्र न करो। जग्गू रोता रहता है। गोरी और कालू दोनों ही अपने सर पर पंख रख कर बैठे थे। वो बहुत परेशान थे। पूरी रात जग्गू कौवा रोता रहता है। आधी रात को जग्गू बिल्कुल खामोश होता है और फिर इसी तरह अगला दिन भी हो जाता है। सुबह सवेरे जब गोरी की आंख खुलती है तो उसकी नजर अपने बेटे जग्गू पर पड़ती है। जग्गू की आंखें बंद थी। गोरी कव्वी जग्गू को देखकर चिल्लाती है और फौरन से अपने पति को उठाती है। क्या हुआ गोरी, क्या हुआ? हमारा जग्गू, देखो ना कालू, हमारे जग्गू को क्या हो गया? वे दोनों पति पत्नी अपने बेटे को लेकर फौरन से उल्लू बाबा के पास आते हैं। वहाँ पर एक चित्र पढ़ा था और उल्लू बाबा वहाँ पर नहीं थे। गोरी कव्वी कांपते हुए पंखों से उस चित्र को उठाती है और पढ़ने लगती है। लालची कौवा अपने बेटे को डॉक्टर को नहीं दिखाया और उल्लू बाबा के पास ले आए ये सोचकर कि मुफ्त में इलाज हो जाएगा। मैं तो सिर्फ तुम जैसे बेवकूफ पक्षियों को लूट रहा हूँ। जब तक तुम जैसे पक्षी जिंदा हैं, हमारा कारोबार चलता रहेगा। मैं कोई उल्लू बाबा नहीं हूँ। ये सुनकर गोरी और कालू की तो चीखें निकल जाती। दोस्तों, हमारे माशरे में ऐसे बहुत से लोग हैं जो कि कहते हैं कि हम पर ये हो गया तो वो हो गया, परंतु हकीकत में वे हमें सिर्फ लूट रहे हैं। दोस्तों, बीमार होने पर डॉक्टर के पास भी जाया करे, ना कि ऐसे बाबा जी के पास। रानो चिड़िया की तबीयत बहुत ज्यादा ही खराब थी। उसका एक छोटा सा बेटा और छोटी सी बेटी गुड़िया भी थी। पापा चिड़िया तो बहुत समय पहले ही मर चुके थे। बेटा गुड़िया, बेटा कुकू, मुझे लगता है कि मेरा समय आ गया है। मुझे लगता है मैं कुछ दिन की मेहमान। मुझे माफ कर दो मेरे बच्चों, मैं आपको छोड़कर नहीं जाना चाहती।
नहीं नहीं मम्मा, ऐसा न बोले। पापा तो हमें छोड़कर चले गए हैं, परंतु अगर आपको कुछ हुआ तो मैं और गुड़िया जिंदा नहीं रह पाएंगे। आप में तो हमारी जान है, आपके सिवा तो हमारा इस दुनिया में कोई नहीं है। भाई कोको, आप जाओ और बुलबुल डॉक्टर को बुला के लाओ। माँ की तबीयत खराब है, इसीलिए माँ ऐसा कह रही है। और फिर कोको तुरंत से बुलबुल डॉक्टर के पास जाता है और बुलबुल डॉक्टर को अपने साथ अपने घर ले आता है। कुछ टेस्ट करने होंगे चिड़िया आपके, कल मेरे हॉस्पिटल में आ जाना। जी जी, माँ आ जाएंगी कल सुबह। आपका बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहिबा। और फिर ऐसे अगले दिन मम्मा चिड़िया कुकू के साथ हॉस्पिटल जाती है और अपने टेस्ट करवाती है। बुलबुल कुकू को बुलाकर उसे ऐसा कहती है, कुकू अपनी माँ को घर ले जाओ, मैं आपके घर आकर आप लोगों को रिपोर्ट दे दूंगी, क्योंकि ये जाने बगैर कि आपकी माँ को क्या बीमारी है मैं इसे दवाई नहीं दे सकती, दवा उल्टा असर भी कर सकती है। और फिर कुकू बुलबुल डॉक्टर के कहने पर मम्मा चिड़िया को साथ लेके अपने घर आ जाता है। कुछ दिन बाद बुलबुल डॉक्टर रिपोर्ट्स लेके उनके घर आती है। आपके लिए बहुत बुरी खबर है रानो चिड़िया, मैं कुछ छुपाना नहीं चाहती। आपको तो कैंसर की बीमारी है और कैंसर के पेशेंट्स जिंदा नहीं बचते। मुझे नहीं लगता कि आप ज्यादा समय तक जिंदा रहो। बुलबुल डॉक्टर ये बातें कहने के बाद वहाँ से चली जाती है। गुड़िया और कुकू दोनों की आंखों में आंसू थे। मम्मा चिड़िया भी भीगी पलकों के साथ अपने बच्चों को देख रही थी। और फिर कुकू हिम्मत करके अपनी माँ से कहता है, मम्मा आप परेशान न हो, आप ठीक हो जाओगी, मैं आपको शहर वाले अस्पताल में दिखाऊंगा। मम्मा चिड़िया अपने बेटे की बात सुनकर उसे मुस्कुराते हुए देखती है और वह कुछ भी नहीं कहती। और फिर इस तरह अगले दिन सुबह सवेरे कुकू अपनी बहन गुड़िया को अपने कमरे में बुलाता है और उसे कहता है, गुड़िया बहन, आप तो जानती हो कि माँ को कैंसर हो गया है, हमें माँ के इलाज के लिए पैसा इकट्ठा करना होगा। मैं कहीं से उधार लेने की कोशिश करता हूँ, फिर मैं उधार समय से चुका दूंगा। गुड़िया गुड़िया, माँ ठीक हो जाए, क्योंकि अगर माँ को कुछ हुआ तो मैं और आप जिंदा नहीं रह पाएंगे। भाई भाई, हम कहाँ से उधार लाएंगे, कोई भी नहीं देगा हमें उधार, हम तो बहुत छोटे हैं। मैं पैसे लौटा दूंगा, मैं जिस तरह पैसे लूंगा उसे समय से पैसे लौटा दूंगा। और फिर ऐसा कहते हुए कुकू बूढ़ी फाख्ता के पास जाता है। बूढ़ी फाख्ता छोटे कुकू को देखते हुए ऐसा कहती है, ऐसे आनंद हुआ छोटे कुकू। और फिर कुकू सारी बात बूढ़ी फाख्ता को बताता है। आप कौवे से उधार ले लो, कौवा बहुत अमीर पक्षी है, वो आपको उधार जरूर दे देगा। और फिर कुकू कालू कौवे के घर जाता है। गोरी कौवी भी कुकू की सारी बातें सुन रही थी। हम कैसे यकीन कर लें कि तुम हमें पैसे लौटा दोगे? मैं दे दूंगा, मैं वादा करता हूँ। मेरी माँ ने मुझे सिखाया है कि वादा खिलाफी कभी नहीं करते। ठीक है छोटे बच्चे, मैं आपको पैसे दे देता हूँ, परंतु समय से दे देना। बहुत बहुत धन्यवाद कालू चाचा, आप नहीं जानते कि आपने मुझ पर कितना बड़ा एहसान किया है। और फिर ऐसे कुकू कुछ पैसे लेके अपने घर आ जाता है। बहन गुड़िया, मैंने कहा था ना पैसे मिल जाएंगे। अब चलो माँ को शहर वाले अस्पताल ले चलते हैं, शहर वाले अस्पताल में माँ का बहुत अच्छे से इलाज होगा। और फिर ऐसे रानो चिड़िया को शहर वाले अस्पताल ले जाया जाता है। मम्मा चिड़िया कुछ दिन में स्वस्थ हो जाती है और फिर कुकू अपनी माँ के साथ अपने घर आ जाता है। जब मम्मा चिड़िया घर आती है तो कालू और गोरी उसके घर आ जाते हैं। हाँ भाई छोटे बच्चे, निकालो अब पैसे, तुम तो कहते थे कि जल्द लौटा दूंगा, इतने दिन हो गए, अब तो तेरी ये माँ भी ठीक हो गई, अब चल पैसे दे मुझे मेरे कालू के, मैंने शॉपिंग करनी है, मुझे तो बहुत कुछ लेना है, मुझे थोड़े घर का सामान भी लेना है। तू तो जैसे पैसे लेने के बाद सो ही गया, वापस ही नहीं किए। वो छोटे बच्चे, अब जल्दी पैसा निकाल मेरा, वरना ये घर हमारा, अगर मुझे पैसा ना दिया तो मैं इस घर पे कब्जा कर लूंगा। चिड़िया का बच्चा उन्हें पैसे वापस कर देता है जो उसने लिए थे। कालू और गोरी तो उसे देखते ही रह जाते हैं।
कैसे इकट्ठा किए तूने इतने पैसे? फिर कालू की बात सुन के कुकू उन्हें बताता है कि कैसे जब उसकी माँ का इलाज उस बड़े अस्पताल में हो रहा था तो कुकू जो भी काम मिलता वो कर रहा था और पैसे इकट्ठा कर रहा था ताकि कौवों को लौटा सके। अंकल कालू, मैं ये बात जानता था कि जैसे माँ घर आएगी आप लोग आ जाओगे पैसा लेने, इसीलिए मैंने शहर में काम किया। मुझे ये भी पता था कि हमारे यहाँ तो काम मिलना बहुत मुश्किल है, परंतु वहाँ आसानी से काम मिल जाता है। गोरी और कालू का इरादा तो चिड़िया के घर पर कब्जा करने का था, परंतु कुकू ने तो उन्हें सारे पैसे लौटा दिए थे। और फिर गोरी अपने पति से कहती है, चल कालू चल, अब चलते हैं, पैसे तो चिड़िया के बच्चे ने हमें लौटा दिए। और फिर ऐसे वो अपने घर की ओर निकल पड़ते हैं। मुझे फख्र है मेरी बेटिया पर, ऊपर वाला हर किसी को आप जैसा बेटा दे। आप बहुत मेहनती हो, आज आपके कारण हमारा घर बच गया, वरना ये जालिम कभी हमें घर से निकाल देते और हमारे घर पे कब्जा कर लेते। और फिर मम्मा चिड़िया अपने दोनों बच्चों को अपने पंखों में छुपा लेती है। मम्मा चिड़िया को अपने बेटे और बेटी पर बहुत फख्र था। प्यारे दोस्तों, अपने माता पिता को खुश रखें और मेहनत करें, क्योंकि मेहनत कभी भी जाया नहीं होती।